पिछले क्लास में हम लोग देखे थे वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि वर्ण हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। 52 में से स्वर वर्णों की कुल संख्या मैंने बताया था 11। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 बताया था। और लास्ट में मैंने एक संयुक्त अक्षर बताया था। संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 में अक्षर, त्र, य और स्र। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 4 वर्ण 2 से अधिक वर्णों के मेल से बना हुआ होता है। अक्षरों का मतलब होता है, इसका खंड यदि करते हैं तो क हलंत जोड़ मूर्धन श हलंत जोड़ अ मिलकर के क्या बनाता है? अक्षर। त्र, त हलंत जो र हलंत जोड़ अ मिलकर के क्या बनाएगा? त्र। य, ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ मिलकर के क्या बनाएगा? य। और श्र तालब श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ मिलकर के क्या बनाएगा? स्र। ये था हमारा संयुक्ताक्षर। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 4 वर्णों में से कोई ना कोई एक पूछता ही है फाइनल एग्जाम में। पूछेगा कैसे? अक्षो किन 2 वर्णों के मेल से बना है, या अक्षो किन किन वर्णों के मेल से बना है? ऑप्शन में है क हलंत जोड़ मूर्धन श, दूसरा है क हलंत जोड़ र, तीसरा ऑप्शन है क हलंत जोड़ तालब श हलंत, और चौथा ऑप्शन है क हलंत जोड़ श हलंत। क्या होगा बताइए? अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है? ऑप्शन नंबर बताइए कितना होगा? कितना नंबर सेम है? फर्स्ट और फोर्थ। आंसर क्या होगा? 4। सबका कहना है 4, लेकिन 4 आपका गलत हो गया। होगा क्या? 1। क्यों? देखिएगा, क्योंकि 100 का खंड यदि हम करते हैं 100 हलंत जोड़ अ आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 100 हलंत लिखा, अ को छोड़ दिया था ना। यहाँ पूरा लिखा हुआ कहाँ है? यहाँ तो पूरा है 100 ना। 100 का खंड तो किए नहीं है। 100 हलंत जोड़ अ मिलकर के पूरा 100 बनाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान।
लिखिए इसको। एक बार इधर देखिएगा आप लोग, उसके बाद लिखिएगा। कंठ, ये वाला भाग मेरा क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। जीभ के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। मूर्धा, ये पूरा फेस का पार्ट क्या कहलाएगा? मूर्धा कहलाएगा। दंत, ये दांत। ओष्ठ, ये लिप। कंठ, तालु, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण करने पर कंठ और तालु दोनों का सहयोग लेना पड़ता है। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ। नासिका का मतलब होता है नाक। अब ये देखिए, कंठ से जब हम उच्चारण करते हैं अ का, अ, आ, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा जोर पड़ता है। या कवर, कवर कहने का मतलब हो गया क, ख, ग, घ, अंगो। और विसर्ग ह, इन सारे वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तालु, जीभ के ऊपर वाले भाग को तालु करते हैं। जब हम हर्षी और दीर्घ का उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं हर्षी, तो देखिए जीभ आपका तालु में स्पर्श होता है। छोटी, बड़ी, च, छ, ज, सब में जीभ क्या होता है? जितने वर्ण का उच्चारण हम कर रहे हैं सब में जीभ तालु में स्पर्श हो रहा है। लेकिन जब हम क बोलते हैं या ख बोलते हैं, देखिए जीभ तालु में स्पर्श नहीं होता है। करके देखिए, क, ख हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन हम च बोलते हैं, छ बोलते हैं, देखिए जीभ तालु में स्पर्श हो रहा है। च, छ, ज, झ सब में हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सारे वर्णों का उच्चारण कहां से होगा? तालु से होगा। मूर्धा, ये पूरा फेस का पार्ट क्या कहलाएगा? मूर्धा कहलाएगा। पूरा फेस का पार्ट को क्या बोलेंगे? मूर्धा। अब देखिए, जब हम री बोलते हैं या ट बोलते हैं, जब री बोलते हैं पूरा फेस का पार्ट देखिए सिकुड़ जाता है। ट, ठ, ड हो रहा है ना। उसके बाद मूर्धन्य ष। दंत, दंत का मतलब दांत। जैसे तवर्ग, जैसे त बोलते हैं, थ बोलते हैं, तो देखिए जीभ आपका दांत में स्पर्श होगा। त, थ, द सब में हो रहा है ना। लेकिन अब आप क्या कीजिए, जीभ को दांत में स्पर्श होने मत दीजिए। देखिए बोल करके देखिए, तो त नहीं होगा, ट बोला जाता है। ट बोलिएगा, जीभ दांत में स्पर्श हो रहा है। और जब जीभ को दांत में स्पर्श होने मत दीजिए और उसका उच्चारण ट का उच्चारण कीजिएगा, तो ट की जगह क्या बोला जाता है? ट हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग एक चीज यहाँ देख लेते हैं। तालु से तालव्य श का उच्चारण, मूर्धा से मूर्धन्य श का, और दंत से दंत स का उच्चारण। स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तालव्य श का उच्चारण तालु से, मूर्धन्य श का उच्चारण मूर्धा से, दंत स का उच्चारण दंत से। अब ओष्ठ, जब हम बोलते हैं छोटाऊ बड़ाऊ, तो छोटाऊ बड़ाऊ बोलते हैं तो देखिए दोनों लिप क्या होता है? सट जाता है, स्पर्श हो जाता है। छोटाऊ बड़ाऊ। पबर, पबर का मतलब प, फ, प, फ, ब सब में क्या होता है? ये लिप स्पर्श हो रहा है ना। अब लिप को स्पर्श होने मत दीजिए, आप बोलिए तो प नहीं हो पाएगा। होगा? बिना स्पर्श किए हुए नहीं बोला जा सकता है। उसके बाद कंठ तालु, कंठ तालु से किस वर्ण का उच्चारण होता है? ए, ऐ। कंठोष्ठ से ओ, औ।
दंतोस्य व और नासिका से प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर का उच्चारण कहां से होता है? नासिका से होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखिएगा आप लोग इधर, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। इस सबका कुछ कॉर्ड होता, उस कॉर्ड को यदि हम याद रखते हैं तो मेरा सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। घोष का कॉर्ड है 345, अघोष का 12, अल्प प्राण का 135 और महाप्राण का 24। क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लेंगे यदि ये कॉर्ड याद रहेगा तो। घोष का कॉर्ड क्या हो जाएगा? 345, अघोष का 12, अल्पप्राण का 135, महाप्राण का 24। तो आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ऐसा बताया था मैंने। इस पांचों वर्ग का नाम क्या रखा था? स्पर्श व्यंजन। कवर्ग का मतलब हो गया क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। अब देखिए यदि हम इसका परिभाषा जाने, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में झंकृति उत्पन्न होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में झंकृति उत्पन्न होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? घोष वर्ण कहलाता है। और जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में झंकृति उत्पन्न नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। अल्पप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख से कम हवा निकलता है उसे अल्पप्राण और अधिक हवा निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं। और इसका प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण अल्पप्राण कहलाएगा और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। मान लीजिए आपको परिभाषा याद नहीं रह पा रहा लेकिन कॉर्ड तो याद रहेगा। यदि कॉर्ड याद है तो घोष का कॉर्ड क्या है? 345, 345, 345। 345 ये क्या कहलाएगा? घोष कहलाएगा। ठीक है। तो बच गया क्या? प्रथम और द्वितीय। इस प्रथम और द्वितीय वर्ण को क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? कॉर्ड याद रहेगा तो आंसर हम लोग सही निकाल लेंगे। इसी प्रकार जैसे कवर्ग लिखा है मैंने उसी प्रकार से चवर्ग में भी होगा, टवर्ग में भी होगा, तवर्ग में भी होगा और पवर्ग में भी होगा। तो आप लोग बताइएगा चवर्ग का, चवर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ, य। ठीक है। इसमें बताइए कि घोष क्या क्या होगा? ज, झ, य ये क्या कहलाए? घोष। तो अघोष क्या कहलाएगा? प्रथम और द्वितीय वर्ण ये क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? ये थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं अल्पप्राण और महाप्राण को। जैसे लिखा हुआ है टवर्ग, टवर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ और न। ठीक है। इसका कॉर्ड क्या रहा अल्पप्राण का? 135, 135 ये क्या कहलाएगा? हाँ बोलिए। हाँ कवर्ग में भी होगा।
कवर्ग में भी होगा, ठीक है। तो अभी ये देखिए ट ड नो, ये क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। ये क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। बच गया क्या? इसको क्या बोलेंगे? महाप्राण। समझ में आ गया? कॉर्ड याद रहेगा तो हम लोग आंसर सही निकाल लेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए।